अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, सीपैक के दूसरे दौर का आगाज हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें ट्रेड नेटवर्क्स के हवाले से भी काम होगा और उसके अलावा भी दीगर जो चीज़ें उसमें शामिल होंगी, क्या स्पेसिफिक इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर BRI की जब हम बात करते हैं, न सिर्फ चाइना के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक ख़ास अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान किस तरह इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। हमारे यहाँ यूथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, हमारी जो लेबर क्लास है वो किस तरह से इससे इस्तेफादा कर सकती है, किस किस्म की तैयारी करने की हमें ज़रूरत है। और हुकूमत इस मामले में अब बेहद संजीदा नज़र आ रही है और पहले जो बात की जा रही थी कि ये इतना वेल निगोशिएट नहीं रहा ये सारा प्रोजेक्ट, अब उस पर भी दोबारा काम किया गया है, दोबारा उस पर होमवर्क किया गया है और अभी हम ये कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल की नवीद हमें ये प्रोजेक्ट जो है वो सुनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से चैलेंजेस ऐसे हैं जिनका हमें सामना है, दाखिली सतह पर भी और खारिजी सतह पर भी। उन दोनों को हमने किस तरह से उनसे निमटना है, किस किस्म की तैयारी करनी है, आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे उस पर भी बात करें। BRI प्रोजेक्ट के हवाले से भी हम बात करें और एक आम आदमी जो है उसकी जिंदगी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो किस तरह से इससे फायदा उठा पाएगा, उसके हवाले से अभी हम बात करें। और जब पाकिस्तानी लेबर की हम बात करते हैं तो क्या वाकई इतने स्किल्स हमारी लेबर के पास मौजूद हैं, क्या इतनी ट्रेनिंग उनके पास है कि वो इस सारे मंसूबे में जो है बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। और चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से हमने पहले भी बात की थी, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि ये समझ पाएं कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है या बाकी लोग जो इस वक्त चाइनीज़ लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या स्कोप है। ये तमाम तर चीज़ें आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेंगी और वो शख्सियत जो मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस प्रोग्राम में, उनका तारुफ मैं चाहती हूँ आपसे करवा दूँ। डॉक्टर हारून खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी के परस्पेक्टिव में जब बात करते हैं तो ये हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। और इसके साथ प्रोग्राम में मिस्टर जोंग, we have Mr. Jong in this program and he is the head of Confucius Department and Area Studies. Thank you Mr. Jong for joining us. और इनके साथ डॉक्टर मुसरत अमीन साहिबा मौजूद हैं, आप IR एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और डॉक्टर अजहर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये चाहेंगे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं, सोशो इकनॉमिक जो इम्पैक्ट है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि हम बहरिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है, मौजूद फैकल्टी मेंबर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं, आप सबके सवालात हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जो भी व्यूज़ आपके होंगे वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, बाकायदा हारून साहब की तरफ चलूंगी। हारून साहब, ज़रा थोड़ा सा BRI का बैकग्राउंड मैं चाहूँगी कि आप हमें समझा दीजिएगा, उस हवाले से भी हमें बताएं कि आगे क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान किस तरह इससे इस्तेफादा कर पाएगा और अभी हमें क्या करना है। जी बहुत शुक्रिया। आपका जो सवाल है BRI के बारे में, अमूमी तौर पे तो BRI के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और कहा भी जा रहा है। BRI को समझने के लिए जो इस वक्त हमारा वर्ल्ड मैप है, इसके ऊपर जो एक नया तस्वुर डेवलप हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज तक हम वर्ल्ड मैप को पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं, जियोग्राफिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और एक फंक्शनल मैप। अब जो एक नई डेवलपमेंट हो रही है वो है कनेक्टिविटी की। इसीलिए इसको मैं कहूँगा कि हमें अब ज़रूरत है कि हम कनेक्टोग्राफी को भी समझें कि कनेक्टोग्राफी है क्या और किस तरीके से ममालिक जो हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं बाहमी फ़ायदे के लिए। इसमें वो सुपरमेसी का जो है वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये सारा का सारा एग्जिस्ट करता है बेस्ड ऑन इक्विटी। तो पहले तो हमें जो BRI की रूह है इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि BRI को लेके जो स्पेशली फिर हम जब CPEC की बात करते हैं, पाक चाइना इक्तिसादी कॉरिडोर की जब हम बात करते हैं, तो इसमें अमूमी तौर पर ये सवालात हमारे सामने आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को टेक ओवर कर लिया जाएगा या जो भी इस तरह की बातें होती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल जो BRI है इसके अंदर, और इवन दो के BRI का जो विज़न है अब तो इंटरनेशनल बॉडीज़ के डॉक्यूमेंट्स में भी आ चुका है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन है, उनके डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा BRI के विज़न को क्लियर किया गया है कि ये जो है ये कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ना कि ये अलायंस है, बल्कि ये क्या है, एक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है जिसमें रीजन्स क्या कर रहे हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और
अपने तौर पे पॉलिटिकली इनको क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो पहले हमें इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा, तो ऑफ कोर्स ये तो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा विजन क्या है इस हवाले से और हमारी तैयारी क्या है। ठीक है, जैसे अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट्स की बात हुई है कि पाकिस्तान को जो है ये टैक्स फ्री इतनी प्रोडक्ट्स का कहा गया है, अबाउट 313 का कहा गया है, और कुछ 65% हमने भी किया है इनके साथ। तो एक्चुअल जो है वो तो हमारी अपनी तैयारी है, और स्पेशली जब हम बात करते हैं बिजनेस सेक्टर की, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी ये कंसर्न रहा है कि हम लोगों ने चाइना की मार्केट में किस तरीके से पेनिट्रेट करना है। अब इसके लिए हमारे पास 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो खाम माल रॉ मटेरियल है, एक सेमी फिनिश्ड है और एक फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। तो हमें कैटेगोरिकली इन तीनों को डिवाइड करना है और फिर इन तीनों के लिए हमें चाइनीज मार्केट को एक्सप्लोर करना है। और ऑफ कोर्स ये सारा कुछ होगा कंपेटिटिव बेस के ऊपर। और चाइना के साथ जो हमारी जो ट्रेड है उसके लिए हम 2 मॉडल्स पे चल सकते हैं, एक कंपेटिटिव मॉडल है और एक हमारा कोऑपरेटिव मॉडल है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमेशा ये याद रखिएगा, जो एक फेयर, टारगेटेड फेयर जिसको कहते हैं, ये अमेरिकन को भी रहा है 1980s में, जब जापानीज कंपनी वहां पे थी एंड देवर थिंकिंग कि शायद जापानीज जो है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को टेक ओवर करेंगे। तो फिर जापानीज ने अपने कुछ इस तरह के मेजर्स लिए। अभी रिसेंट पास में आप लोग सुन रहे हैं कि मैक्सिकन कंपनीज को वो कर रहे हैं कि ये हमें, हमारी इकोनॉमी के लिए थ्रेट हैं, या चाइनीज को हैं। तो इस तरह की जो टारगेटेड फेयर्स होते हैं या एनिमोसिटीज होती हैं, ये रहती हैं। इसके लिए और फिर पाकिस्तान में भी ये है, पाकिस्तान में भी है, और इसके लिए जो हम कोशिश करें वो है हमारा लोकल जो कंटेंट लॉ होता है, जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन, कि हम डोमेस्टिकेशन के ऊपर हैं। और डोमेस्टिकेशन में ये है कि जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं उनको हम ज्वाइंट वेंचर के थ्रू विद चाइनीज हम इन्वॉल्व करें। बट इसके लिए वंस अगेन हमें चाहिए आगाही, और दूसरे फेज पे उसके लिए चाहिए तैयारी। हमने आगाही भी क्रिएट करनी है कि डोमेस्टिकेशन क्या है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि उसके लिए हमने तैयार होकर उसको हमने मॉडल को किस तरीके से रन करना है। तो मेरी पर्सनली जो राय है वो ये है कि हम लॉ, लोकल कंटेंट जो लॉ है उसके ऊपर, एंड सेकेंडली डोमेस्टिकेशन के थ्रू अपनी इकोनॉमी को हम क्या कर सकते हैं, अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म आप कह सकते हैं, जो कि हर एक सॉवरेन स्टेट का हक होता है कि अपनी इकोनॉमी को क्या करे, प्रोटेक्ट करें। लेकिन वंस अगेन वही कोऑपरेशन और कंपेटिटिवनेस के थ्रू होगा ही। ठीक है, ओके। Mr. Tong, as Chinese language is being taught in Pakistani universities and different institutions, but the question is, what is the scope for Pakistani youth and Pakistani students in this subject? And so I will give a very brief introduction of my job here. Now I can divide my jobs into 3 parts. The first one is Chinese language teaching. You know, I am head of the Confucius Institute in Islamabad. Now we have more than 300 students for each semester. For those students, our main job is teaching Chinese language teaching Chinese language. If the students, they can pass HSK, it's a Chinese language test, level 3, they will get an opportunity to get a scholarship and come to China to continue their learning. That's the first part. The second part is, I am also head of department of area studies. This year we launched the program. It is a BS program. This year we launched it. For those, now we have more than 50 students. For those kind of students, we give them language courses, the courses about the Chinese culture, history, geography, philosophy, and so on. So for this part of students, for the BS area studies students, we give them a complexity. I mean, maybe in not good words, comprehensive education about China, not only China, maybe the other countries in the future. And the third part is, in the future, not in the future, now we are planning to develop vocational and technical education in Pakistan. Since the launch of CPEC, my headquarters, Confucius Institute headquarters, gave us some suggestions. We call it the Language Plus program. That is,
modern language, you should give the students some vocational or technical education. Last year, we signed MOU with a vocational college in China, in Chengdu City, in the city of Chengdu. Right. And this year, this college sent a delegation to Vietnam, and we discussed a lot of details about how to develop the vocational education in the future. It's very important because, as I know, Pakistan is the Pakistan has the sixth largest population in the world, and more than half of the population is young men. So we have so great potential for the young people to take part in the economic construction, to take part in the construction of the CPEC. How? If the young people, if the young generation, they have no skills, they can only do the very basic jobs, the labor, they are only the laborers. As we know, if they can only do the basic jobs, the Chinese companies and the Pakistani companies have to import the skilled workers from China or from the other countries. So the money was earned by them. Yeah? If our young generation, if the young people of Pakistan, they have skills. Okay. Yeah, they are skilled workers. They can earn lots of money. If they become rich, the whole country will become rich. That's the development. That's the process of the Chinese economy development. I think so, because in the 1980s, when I was young, in the 1980s, my neighbors and some of my neighbors, they left their hometown, they lived in the cities, they work for the companies. They learned a lot. They become the skilled workers. They become rich. They became rich. Then they will come back to the hometown. They will teach the younger ones how to work in the cities, how to work for the companies. Then the younger ones became rich too. So that's, if we cannot get the people, most of the people involved in the CPEC construction, the project will fail. Okay, Yes. I'll get back to you, sir. डॉक्टर मुसर्रत साहिबा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी बात हो रही है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिगार्डिंग पाकिस्तान? तो थोड़ा सा मैं इनकी गुफ्तगू के साथ थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी. जैसे यूथ की ये बात कर रहे थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग की आपने बात की, तो CPEC एक प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट है जो चाइना पाकिस्तान में कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बेहतर होगी. क्योंकि ये वो टाइम था जब दुनिया में जो बाकी ममालिक थे पाकिस्तान में, आपको पता है कि इंस्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में और दुनिया से कोई भी मुल्क है रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से. तो एक तो ये बात होगी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में. और अब ये जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आप बात कर रही हैं, इसी तरह यूथ पाकिस्तान में 60% यूथ है जिसको कि अगर हम यूटिलाइज करें प्रॉपर तरीके से, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अगर इसका हिस्सा बनाए तो आप देखें कि जॉब क्रिएशन कितनी होगी और उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल कितना कम होगा. और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, फॉर इंस्टेंस, उनको जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, अब चाइना में अगर जाके या सीख के आ सकते हैं तो यहाँ पे वो इंस्टीट्यूट बना सकते हैं जहाँ के वो बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं. जैसे कि पाकिस्तान में एक पंजाब में टेबटा के नाम से अगर आप फेमिलियर हो तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रोग्राम था जो कि रेडिकलाइज से उनको डीरेडिकलाइज करके सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए. तो इस तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पाकिस्तान में शुरू किए जा सकते हैं. क्वेश्चन स्पेशल इकोनॉमिक क्वालिटी पर आता है डॉक्टर. देखें, अब अगर कोई चीज़ जब शुरू की जाती है तो शुरू में तो जब इनएक्सपीरियंस लोग होंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सपीरियंस गया. आप इमीडिएटली तो आप एक्सपीरियंस लोग नहीं ले सकते. आहिस्ता आहिस्ता जब उनको एक्सपीरियंस आएगा तो आप देखें क्वालिटी में भी इजाफा होता है. एकदम से आप जो लोग आप सिखाएंगे, जो उनको देंगे, फिर उसको उनकी इनपुट आएगी, उसको उस चीज़ का पार्ट बनाया जाएगा, तो डेफिनेटली वो उनसे लर्निंग तो होती है, क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव होती है. एकदम से आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको इंप्रूव. फिर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से जब आप देखें कि ये जो कोयटा
कोयटा के साथ है, इधर शेखुपुरा फैसलाबाद, जो कि फैसलाबाद पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, उसको लिंक कर रहा है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 9 इकोनॉमिक जोन है, ये पूरे पाकिस्तान के जो वो एरियाज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको बेसिकली जोड़ रहा है। अब ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि किस तरह से आप उनको वो एरियाज प्रोटेक्ट करेंगे, लोकेट करेंगे, लोगों को फैसिलिटीज देंगे, और किस तरह से आप टैक्स फ्री जोन या आप किस तरह कितने अरसे के लिए उनको टैक्स से छूट देंगे ताकि वो एक रिलैक्स फील करें और उनको किसी चीज़ का थ्रेट ना हो कि जो अगर वो इन्वेस्टमेंट करें उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड है। अब एक तो ये हो गया। अब दूसरा, जो उन एरियाज में जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, अब देखें कि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू उनको वो उसका हिस्सा बनाएंगे तो आप देखें कि कितनी उसमें वो कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी में, रोजगार मिलेगा लोगों को, और वो पाकिस्तान के लोग ही होंगे, क्योंकि ये 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज को, जैसे मैंने बताया कि वो उसको जोड़ रहे हैं, नौशहरा है, कोयटा है, उसके बाद मैंने फैसलाबाद की बात की है, और उसके बाद कराची पोर्ट कासिम की बात की है, वो सारे उनको जब जोड़ेंगे तो उन एरियाज के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये गवर्नमेंट पॉलिसीज देंगी डिफरेंट तरीके से उनको, जो एक हमारा माफिया भी है इधर जो कि लैंड माफिया है, उससे भी किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये तो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज देनी है, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसीज देनी है और रिफॉर्म्स देनी है इस हवाले से, ताकि लोग सिक्योर फील करें, और वो उन जो एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको किस तरह से हम मल्टीप्लाई करके उसको पाकिस्तानी की इकोनॉमी के लिए यूजफुल बना सकें। ये खवातीन के लिए भी कोई स्कोप देखती हैं आप? जी बिल्कुल। मैं जैसे अगर आपको याद हो कि शायद आप फेमिलियर हो इस चीज से कि सिंध के इलाके में ये थर वाली साइड पे ये बेसिकली ये सी पैक का ही प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं खवातीन ड्राइवर्स को, जो स्पेशली सी पैक के हवाले से, ताकि वो अब देखें कि वहाँ पे आप देखें कि इकोनॉमिकली बहुत अंडर डेवलप्ड और वो एरिया है। अब जब खवातीन वहाँ से जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है वो इसका हिस्सा बनेंगी, वो अर्निंग हैंड बनेंगी, आप वो अपनी फैमिलीज के लिए भी अर्न करेंगे, आप देखेंगे उनका पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक, ये आप देखें। अब वो अगर एरिया है तो दूसरे, मैं कहती हूँ कि मैं थोड़ी सी ये कि जो पढ़ी लिखी हमारी खवातीन नहीं है, वैसे तो हमें पता है कि 15 से 20% खवातीन है जो कि हमारी वर्किंग फोर्स है। अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है ही खवातीन पे मुश्तमिल, और अंदाजा लगाएं कि 15 से 20% तक खवातीन है जो कि वर्किंग है, और वो सारी वाइट कॉलर में नहीं है, लेबर्स हैं। अब ये देखें, और चाइना के जब जिसके साथ आप हमारा सी पैक हम इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, आप अगर उसके आप उसका करें तो आप 67 to 78% तक खवातीन है जो कि उनका वर्किंग फोर्स है, पढ़ी लिखी खवातीन है जो भी हैं, और उन्होंने बेसिकली प्रोजेक्ट शुरू ही इसी तरह किए थे, छोटे छोटे एरियाज में इन्होंने वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी थी खवातीन को और मर्दों को उन्होंने। आप डॉक्टर मुसर्रत साहिबा जो आप बात कर रही हैं, जो परसेंटेज आप बता रही हैं, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा है। हमारी खवातीन की जो लेबर है वो काउंट होती नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जाता। अदरवाइज जो हमारी खवातीन है वो ज्यादा काम कर रही है। जो अगर देहातों की हम बात करते हैं या जिन पाकिस्तान एरियाज की आप बात कर रही हैं, वहाँ पर वो खवातीन घर में बैठ के दस्तकारी भी करती है। जी बिल्कुल, वही मैं बात कर, लेकिन उसका देखें उसको अभी काम तो अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी के पर्सपेक्टिव में उनके लिए ज्यादा फायदा, वो इसलिए कि उनको प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमने मीट करना है। वो बिल्कुल वो चीजें भी आपने मद्देनजर रखनी है, ताकि हमारी ये बहुत पोटेंशियल है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम उन चीजों को जो है ना अपना इमेज सेल करना, आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास लेबर फोर्स है। ठीक है, डॉक्टर अजहर साहब की तरफ चलते हैं। सर, बहुत अहम सवाल, सबसे पहले यही सवाल एक आम शख्स के जहन में आता है जब हम सी पैक की बात करते हैं, BRI की बात करते हैं, कि एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी किस तरह इससे वो फायदा उठा पाएगा, कैसे वो उससे मुस्तफीद होगा, मेरे हालात कैसे अच्छे हो जाएंगे सी पैक से। तो सर, इसको कैसे देखते हैं आप? जी शुक्रिया। वो बुनियादी तौर पे तो मेरा ख्याल है कि ये उसी सवाल का हिस्सा है जो डॉक्टर मुसर्रत जिस पे बात कर रही थी। एक आप देखिए कि पहले जो इंटरनेशनल रिलेशन होते थे वो बुनियादी तौर पे आपके सिक्योरिटी पे बेस करते थे और पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि मईशत जो है वो उसका असर जो है वो पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो एक टर्म निकली इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी, क्योंकि अब लोगों के जो गवर्नमेंट्स के डिसीजन थे, फॉरेन रिलेशन थे, वो ज़्यादा इकॉनमी के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो गए थे। अब एक नई टर्म कॉइन हुई है, वो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोलॉजी। अब सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो असरअंदाज होते हैं आपके
फॉरेन अफेयर्स के ऊपर भी, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर भी, जिस तरह क्योंकि दुनिया आपकी अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब मुल्क जो है वो अकेले ऑपरेट नहीं करते इन आइसोलेशन, या सिर्फ अपने खित्ते से अपने हमसायों के साथ रह के नहीं कर सकते, बल्कि एक बड़े ग्लोबल विलेज की हैसियत से काम करते हैं। तो इसलिए अब आप जहाँ तक बात कर रही हैं सीपैक में, सीपैक के अंदर भी ये तमाम एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। जाहिर है आपकी जब मईशत तरक्की करेगी तो उसका बराह रास्त असर जो है वो एक आम आदमी की ज़िंदगी पे होगा, उनके रहन सहन पे होगा, उनकी लिविंग कंडीशन के ऊपर होगा, क्या आसाइशें मुयसर हैं उनको ज़िंदगी में, उनके ऊपर होगा। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी, टेक्नोलॉजी का बराह रास्त असर आपकी ज़िंदगियों के ऊपर होगा। आपके पास जब तालीम है, आप तालीम पे आप पैसा खर्च करेंगे, जाहिर है जब तालीम है तो वो तो बिल्कुल ही आपकी सारी ज़िंदगी के ऊपर उसका हर चीज़ है। तो हर शोबा ज़िंदगी के ऊपर ये एक प्रोजेक्ट आपका जो है वो असर अंदाज हो रहा है और मुस्बत अंदाज में असर अंदाज हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ और पहलू भी हैं जिन पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि फॉरेनर्स ज़्यादा आ रहे हैं तो वो आपके कल्चर के ऊपर कैसे असर अंदाज होंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी वो आपके रहन सहन के ऊपर कैसे असर अंदाज होगी, उसके लिए हमें पेशबंदी करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल मैं ये देखता हूँ कि ये एक मौका है हमारे लिए, जो सीपैक है इसको अब हमें ये सवालात सीपैक के ऊपर उठाने छोड़ देने चाहिए। ठीक है, सीपैक तो अब बिल्कुल जरूर है और कामयाब समझे हो गया। BRI के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी है। नाज़रीन, सीपैक के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर ऑडियंस की तरफ जाएंगे और उनके सवाल प्रोग्राम में शामिल करेंगे। PTA से गैर तस्दीक शुदा मोबाइल फोन हरगिज़ न खरीदें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या 0800-5555 पर कॉल करें। PTA। यही बहता पानी फैसले की रवानी बनेगा, हर नाज़िर इल्हमाक से वाक़यात की कहानी सुनेगा और फिर महफिल सजेगी उलमाए किराम की, जो गवाही देगी हमारी शान। रमज़ान रमज़ान हमारा रमज़ान, रमज़ान रमज़ान हमारा रमज़ान। किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के अफराद सेहतमंद हों। एक जैसी ही सेहत की सहूलतें हो सकती हैं, ये ना हो कि बड़े शहरों में बहुत अच्छी सहूलतें हों और छोटे शहरों में उन सहूलतों का भुगतान हो। हेल्थ केयर कमीशन ने फॉर्मुलेट की हुई है कि मिनिमम सर्विस डिलीवरी कितनी है, कम उसका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होगा। एंड यूजर कौन है? मरीज। मरीज को इस मुल्क में कभी सहूलत नहीं मिली। हमारे हेल्थ के इश्यूज को, हेल्थ के डिपार्टमेंट को इतने सालों से इग्नोर किया गया है, उस पर फोकस दिया गया और ये मसाइल हल हो। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ऑडियंस की तरफ जाना है, उनके सवालात और उनके व्यूज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ओवर टू ऑडियंस। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आशिम खान, आई एम स्टूडेंट ऑफ LLB. I have a question, and that is the Chinese companies would extract raw materials from Pakistan. So when that raw material would be in finished product, would they give any chance to Pakistan, like would they sell it on market price or would there be any concession for Pakistanis? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी पिछले दिनों मैंने देखा है कि चाइनीज़ को पाकिस्तान में नेशनैलिटी मिल रही है। मैंने एक ID कार्ड देखा है जो फेसबुक पे काफ़ी वायरल हुआ था। पाकिस्तान में पहले ही इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो जैसे कि चाइना बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, तो जाहिर बात है इनके पास इतनी जगह नहीं है कि अपने कंट्री में काम कर सके। तो अगर ये पाकिस्तान आके पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले रहे हैं, हमारी कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा तादाद में ये आ जाते हैं, तो जैसे कि ये मतलब काम करने के आदी और मेहनती लोग हैं, तो इनको वैसे भी हर जगह पे प्रिविलेज मिलेगा। हमारे पास पहले नौकरियां नहीं है, ऊपर से अगर चाइनीज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये तो और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रऊफ है और मेरा ताल्लुक इन्वायरमेंटल साइंसेज से है। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हमें कहा जा रहा है कि आप चाइनीज लैंग्वेज सीखें, तो क्या इस तरह का कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम चाइना में भी है कि आप उर्दू लैंग्वेज सीखें, क्योंकि ये तो बायलैटरल रिलेशन है ना। ओके, तो ये सवाल इसका जवाब मैं लेती हूँ, कुछ और सवाल हम ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हेन सीपैक प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड देयर वाज अ क्लेम कि सीपैक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करेगा, एलिमिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि सीपैक के जितने भी प्रोजेक्ट हैं आई मीन जो मिनी प्रोजेक्ट हैं, छोटे प्रोजेक्ट, उनमें आपकी जो वर्क फोर्स है वो ज़्यादातर तो चाइनीज़ हैं। मतलब बड़े रैंक्स पे आप चाइनीज़ इंजीनियर्स हायर करते हैं और मतलब सारी वर्क फोर्स चाइनीज़ है, और जो नीचे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे आते हैं लेबर में वो सिर्फ पाकिस्तानी है। तो इस तरह ये जॉब एम्प्लॉयमेंट चांसेस किस तरह इंक्रीज होंगे जब आप फुली चाइनीज लोगों को हायर करते रहेंगे सीपैक में? ठीक है, इसका जवाब हम लेते हैं, कुछ और सवाल अगर हैं तो हम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सरोज भट्ट, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीबीए एंड मैंने आज दैट चलो फर्ज करो हमने चाइनीज लैंग्वेज सीख ली, ठीक है ना, हमने स्टडी की, हमने सीख ली, तो कौन कौन सी जॉब्स हमारे लिए पॉसिबल हैं इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान? What jobs can we get? This is the question. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद साबिर है एंड आई एम फ्रॉम एनवायरमेंटल साइंसेस। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इज 7th ऑन द लिस्ट इन द वर्ल्ड के जो क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम बस यही सोचते रहें कि चलो अब इसके फ़ायदे देखने हैं, तो हम कैसे फ़ायदे देखें कि फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये जो है ना चांसेस यही बता रहे हैं जो रिपोर्ट्स हैं कि ये 3rd पे आ जाएगा मोस्ट क्लाइमेट चेंज कंट्रीज़ में वर्ल्ड में। तो फिर प्रोजेक्ट बनने के बाद मुझे ये बताइए हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा कि इसका फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट किया एनर्जी सेक्टर के अंदर वो सारी ऑयल, कोल एंड ऑयल में की है, तो जो पानी की बिजली जो सबसे सस्ता जरिया है और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत भी है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, और लेकिन उस चीज़ में कह रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगी, तो उसकी क्या रीज़न? ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हारून साहब मेरा ख्याल है कि पहले रिस्पॉन्ड कर दें, जो आखिरी क्वेश्चन है कोल के हवाले से जो कह रहे हैं। जी, आपका जो सवाल है जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, जो पीएम साहब के अभी विजिट में जो एक एजेंडा पॉइंट है वो ये भी है कि थर्ड कोल को उन्होंने उसमें डिस्कस करना है। जिस तरह आपको पता है कि ट्री प्लांटेशन कैंपेन बाय द चाइना गार्डन जो एक कैंपेन रही है चाइना के अंदर, वो उस मॉडल के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं। जहाँ तक थर्ड कोल की बात है, इसमें जो चाइनीज़ हैं इस वक्त वो तो शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड द ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है, और दे आर द एक्सपर्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी। तो पीएम साहब का एक कंसर्न ये भी है कि उनके साथ इसके ऊपर बात की जाए कि जो थर्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वन प्रोजेक्ट जो आपका सोलर एनर्जी का था, काजिज़म सोलर पार्क का बहावलपुर के अंदर, ठीक है, कि इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स बाकी विंड एनर्जी के या वाटर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको पाकिस्तान के अंदर जो है वो लेकर आएँ, और जो थर्ड कोल के प्रोजेक्ट्स हैं या कोल के जो प्रोजेक्ट जितने भी हैं उसको थोड़ा सा साइड लाइन करने की कोशिश भी करेंगे। इसके ऊपर उनकी बात हो रही है पीएम साहब की। सेकेंडली जो क्वेश्चन था रॉ मटेरियल के बारे में, देखें जहाँ तक रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर उसको वापस पाकिस्तान में लाना और उसको बेचना, और क्या आया पाकिस्तानी को वो लो प्राइस पे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कबलस वक्त है, अभी इसके ऊपर कोई तरह की डिस्कशन नहीं हुई, ना कोई चीज़ तय हुई है। और इसको हम सब्सिडीज़ भी कहेंगे कि वो सब्सिडी देते हैं कि नहीं देते। ऑलरेडी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के अंदर हैं, और बाकी आपको सिचुएशन तो पता ही है कि क्या चल रही है और जो लोकल बिजनेसेस हैं वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। तो सवाल इसका हल क्या है हारून साहब? जो लोकल बिजनेसेस हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, अब हमें भी तो पेशबंदी करनी है ना। जी, पेशबंदी करनी है, उसी के लिए मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि जो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्सेज हैं उनका काफ़ी कंसर्न है इसके ऊपर कि जो चाइनीज़ मार्केट चाइनीज़ प्रोडक्ट जिस तरीके से मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं और जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फिर हमें ये है कि इक्विटी बेस पे जाना पड़ेगा, एंड वी नीड टू डिसाइड कि जो बराबरी की एक जो सतह होती है उस पर हमें आना होगा। तो उसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि राइट नाउ जब हम इकोनॉमिकली इस वक्त डिप्रेस हैं, तो लाजमी बात है जब इंसान कमज़ोर पड़ता है तो वो मानने की सिचुएशन में ज़्यादा होता है बजाय कि वो मनवाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये क्रूशल टाइम है, बट ऑफ कोर्स पीएम साहब के एजेंडे में ये बात शामिल है कि वो इक्विटी को जो है वो इंश्योर करवाएं। ठीक है, कुछ और सवालात भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से किए गए, उस पर भी बात होगी। मिस्टर टोंग, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड एनी क्वेश्चन। We have only 40 students for each semester. Now we have more than 300. Why? That's because the communication between Pakistan and China has been greatly improved.
At that time, there are only 2 or 3 Urdu departments in China, one in Beijing University and one in Beijing Foreign Language University, maybe one in the Communication University. But now we have more and more universities. They launched the Urdu department, Urdu language department. Now in Xinjiang, the Xinjiang Normal University, and in Guangzhou, there's a Guangzhou Foreign Language and Business University, and in Xi'an, Xi'an Foreign Language and University, and so on. Well, that means Urdu language has become more and more important in China too. It's very easy to understand. It's only because the ties, the communications, the contacts between the 2 countries has become more important than ever. So I think we have so many Pakistani friends learning Chinese language, and we also have so many Chinese people learning Urdu language, of course, including English. We also speak English here. Last year there were more than 100 students from different universities from China. In China, they were learning Urdu language at Namu University, and this year, next semester, more students will come here. So I think maybe in the future, both Urdu language and Chinese language will become more important. One question? अच्छा, इसमें मैं आपको एक और भी बात ऐड करता जाऊँ. आपका सवाल तो उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड था. उरुमची में जो है वो तो पर्शियन भी सिखा रहे हैं और चाइनीज़ जो है वो खुद भी पर्शियन सीख रहे हैं, बिकॉज इन ऑर्डर टू हैड द रिलेशनशिप विद द ताजिकिस्तान एंड ईरान. तो उसके लिए उन्होंने जो है वो पर्शियन भी कर रहे हैं, उर्दू भी अच्छी खासी सिखाई जा रही है. इवन दो कि हमारे अपने नमल का वहाँ पे एक छोटा सा कैंपस भी उन्होंने मतलब सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें बाकायदा उर्दू सिखा रहे हैं, और चाइनीज़ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर जो है और बिजनेसेस के जो लोग, कंपनीज के लोग आके उर्दू सीखते हैं. तो ये तो शुरू में था, लेकिन अब ये चीज़ें जो है ना वो वंस अगेन वो बायलैटरल होती जा रही हैं. ठीक है, हमारे 28,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और 7,000 जो हैं वो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे हैं. ऐड करना चाहूँगी, लैंग्वेज के हवाले से बात हुई और एक बच्चे ने जैसे क्वेश्चन किया कि चाइनीज़ बहुत प्रोफेशनल्स हैं और थोड़ा सा उस पर बात करना. लैंग्वेज से आपको थ्रेट फील नहीं करना चाहिए. आप देखें कि मैं चाइना में रही हूँ 4 साल, मैंने PhD वहीं से की है, और दो मेरा जो प्रोग्राम था वो चाइनीज़ में नहीं था, लेकिन मैंने शौक से चाइनीज़ सीखी वहाँ से, जितनी मैं सीख सकती थी, इतनी कि मैं मार्केट से चीज़ें वगैरह खरीद सकती थी. लेकिन वहाँ पे चाइनीज़ सीखने के लिए अमेरिका से, कनाडा से, फ्रांस से और बहुत सारे मुल्कों से, बाकी मुल्कों से लोग सीखने के लिए स्पेशल और सेल्फ फाइनेंस पे, ये नहीं कि किसी स्कॉलरशिप पे, वो चाइनीज़ सीखने के लिए वहाँ पे आ रहे थे क्योंकि वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे. अब देखिए पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत वीक इकॉनमी, हम एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम यहाँ से थ्रेट फील करना शुरू कर दें कि हम चाइनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं और अगर हम चाइनीज़ सीखें तो हमारे लिए जॉब के मौके नहीं होंगे, और अगर हमारे यहाँ पे इस तरह के मसाइल में सोशल मीडिया की खबरें भी बिल्कुल और फोकस कर रहे हैं कि अगर इनको नेशनलिटी दे दी जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम बेरोजगार हो जाएंगे. ये देखिए ये बात हमसे ज्यादा स्मार्ट है, ये कंसर्न है नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स के. लेकिन एक मैं बात कहूँ कि जो आपकी गवर्नमेंट होती है ना उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उन्होंने किस तरह से अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना, बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है. तो ये काम हमारी गवर्नमेंट का, ना कि चाइना का कि वो हम आके वो देखें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि जो हमारे लिए फ्यूचर में कोई थ्रेट हो सकता है उसके लिए नेगोशिएट करें, प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, स्ट्रेटेजी जाहिर है इसके अलावा बनाई होगी, बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकते आप चीजों को. और जहां तक प्रोफेशनलिज्म की बात की तो आप देखें कि कितने डेकेड्स तक चाइनीज जो है उनको चाइनीज हंगर था, वहां पे लोग उनको बहुत सारे ऐसे नामों से याद किया जाता था कि काम नहीं करते थे, एक्टिव नहीं थे ये लोग. और आप देखें कि चाइना हर तरफ चाइना ही चाइना नजर आ रहा है आपको, और ग्लोबल पावर बन गया है चाइना. तो इससे ये आप थ्रेट फील ना करें बल्कि अपने आप को एक्टिवेट करें, और आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि आप उनसे प्रोफेशनलिज्म सीखें. और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब भी पॉलिसी और प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे थे, तो ये हमारी गवर्नमेंट ने देना है. और इक्वल हमारी इकोनॉमी अभी इतनी नहीं आई कि हम बिल्कुल चाइना का मुकाबला कर सकें, तो इस तरह के स्टेप्स हमें लेने चाहिए कि हम अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाएं, इम्पोर्ट को हम कम करें. अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं तो उससे हम ये देखें कि हम कितना ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकें. हमने ये नहीं देखना कि वो कितना, हर स्टेट ने अपना इंटरेस्ट देखना होता है और इसी हिसाब से जो है वो उसको लेके आगे चलते हैं.
ٹھیک ہے डॉक्टर साहब, जो सवालात किए गए मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक को रिस्पॉन्ड करना चाहें या मुख्तलिफ जो सवालात किए गए हैं जो आपसे रेलेवेंट हैं. जी बिल्कुल. बुनियादी तौर पे एक तो मैं ये कहूँगा कि जो पॉलिसीज होती हैं उनको खुदारा सोशल मीडिया से समझने की कोशिश ना कीजिए और अपनी राय सोशल मीडिया से ना बनाइए. हम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा हमें उसकी तस्दीक करने की ज़रूरत है. रेफरेंसेस से डिग आउट पढ़िए कि एक्चुअली क्या हो रहा है और फिर उससे अपनी राय कायम कीजिए, क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो, जो कि नहीं चाहता कि इस खित्ते में अमन आए, और वो कुछ अफवाहें भी फैला रहे हैं. ठीक है, तो उसमें हमें ज़रूर मोहतात रहने की ज़रूरत है. दूसरा, ये हमें इस थोड़ा सा गुलामाना सोच से भी निकलने की ज़रूरत है कि चीन हमें क्या देगा, चीन हमें रियायत देगा या नहीं देगा. चीन हमें क्यों कुछ देगा? हम हर काम बाहमी रजामंदी से एग्रीमेंट करके कर रहे हैं. आपको जो चाहिए आप एग्रीमेंट में लिखिए और उसके मुताबिक आपको वो मिलेगा. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आप पे कोई फेवर नहीं हो रहा, चीन को भी जरूरत है इसकी. आप भी चीन पे उतना ही फेवर कर रहे हैं जितना कि चीन आप पे फेवर कर रहा है. तो कोई ऐसा नहीं है कि वो चीन अगर आपको देगा कोई रियायत तो आपको मिलेगी वरना नहीं मिलेगी. आप नेगोशिएट कीजिए. तो लेकिन उसके लिए ये है कि हमें हुकूमत के पीछे खड़ा होना है, अपना दाखिली इस्तेहकाम पैदा करना है, ताकि जब हुकूमत नेगोशिएट करे तो वो फ्रॉम पावर ऑफ स्ट्रेंथ नेगोशिएट कर सके. ठीक है, तो वो ये चीज, चीनी जबान सीखने से नौकरी आपको नहीं मिलती, क्योंकि ये कन्वेंशनल आपकी एजुकेशनल डिग्री नहीं है. आप अपनी डिग्री के साथ ये आपको फायदा पहुंचाएगी कि आप जिस काम में भी जा रहे हैं, आप चाहे इंजीनियरिंग से मुतालिक हैं, आप चाहे तालीम से मुतालिक हैं, आप चाहे टूरिज्म से मुतालिक हैं, जहां भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पाकिस्तानी साइड पे भी चीनी साइड पे भी, कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो चीनी कंपनियों की भी प्रेफरेंस होगी कि अच्छा यार ये शख्स अपनी इस डिग्री के अलावा चाइनीज भी बोल सकता है या उर्दू भी बोल सकता है. तो ये आप एक एडिशनल स्किल है जो आपकी क्वालिटी इन्हांसमेंट में आपको. सर, क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक वो सवाल था जो थ्रेड्स इस वक्त हमें है. एक सवाल आया था कि अभी हम 7वें नंबर पर हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सीपैक के बाद अब हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे. जी, तो इसके लिए हम क्या करें? जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह की चीज है. देखिए, आप घर में रहते हैं, वो घर बना, उसने क्लाइमेट पे इफेक्ट किया. अगर आप वो ना करते तो आप इस वक्त गार में रह रहे होते, दरख्तों के पत्तों लपेटे होते, आपने ये लिबास ना पहना होता. तो तरक्की की एक कॉस्ट है, और वही तरक्की आपको फिर ये सिखाती है कि उस कॉस्ट को आपने कैसे मिटिगेट करना है, उसके साथ आपने कैसे करना है. तो जब आपके पास पैसा आता है, आपके पास टेक्नोलॉजी आती है, तो वो टेक्नोलॉजी आपको ये भी बताती है कि आपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, उसको आपने रिक्यूपरेट कैसे करना है. जैसे अभी आज इमरान खान साहब ने दरख्तों की बात की कि वो कीजिए. तो ये जो तमाम प्रोजेक्ट हैं, इन पे पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडी की जाती है. ये ऐसे नहीं होते कि वो आपने चीज बना दी और उसका ये पहले एक स्टडी की जाती है कि क्या इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट का इसके ऊपर, और उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं. तो इसलिए ये सारी चीजें उस हिस्से का प्रोजेक्ट का हिस्सा है. आपने कोल की बात की, तो अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज पे भी इस पे काम हो रहा है. तेल से तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि इस सीपैक के अंदर किसी एनर्जी जनरेशन पे काम हो रहा है. कोल पे हो रहा है, हवा पे भी हो रहा है, पानी पे भी हो रहा है. तो वो सारे जो आपके पास मीन्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको ब्रुए कार लाया जा रहा है, और जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आप उन पे ज्यादा जाएंगे जिन पे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कम होगा. अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इमीडिएटली आपका इंडस्ट्रियल पहिया रुका हुआ था कि आपके पास बिजली नहीं थी. ठीक, तो उस वजह से हमें उसके ऊपर वो. ठीक है डॉक्टर हारून साहब, वक्त खत्म हो रहा है. जस्ट 30 सेकंड्स, लास्ट कमेंट ऑन जी. एनवायरनमेंट के हवाले से मैं बताता जाऊँ, मैं सुबह जब हम आ रहे थे डॉक्टर जॉन के साथ, तो ही वाज सेइंग कि मेरे पास बीजिंग में गाड़ी नहीं है,
उसकी वजह यह है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है और काफ़ी अरसे से मेरी टर्न नहीं आई है। सो आई आज के ये क्या मतलब क्या सिस्टम है? कह रहे काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम है और इसमें अगर नेक्स्ट ईयर में निकल आई वेल एंड गुड, अगर नहीं निकली तो सारी ज़िंदगी नहीं निकलेगी। तो उसका एक फैक्टर जो बता रहे थे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट था और दूसरा जो था वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन था। ठीक है, तो देखें इस तरह के वो उन लोगों ने इस तरह के मेजर्स लिए हुए हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, 10 ईयर्स का उनका प्लान है कि 10 ईयर्स में उन्होंने बीजिंग को जो है इन्वायरमेंटली तौर पे ना क्लियर करना है। एंड दिस इज व्हाट द इमरान खान, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी भी इंस्पायरेशन है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हारून साहब, डॉक्टर जॉन, डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा, डॉक्टर अजहर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। और नाज़रीन, जो सारी बाकी डिटेल्स हैं इस विजिट की वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि एक आम आदमी के जहन में जो कंसर्न्स हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पब्लिक के जहन में, हमारी यूथ के जहन में, उनको आपके सामने लेकर आया जा सके और हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो उसको रिस्पॉन्ड कर सके ताकि उन चीज़ों को क्लियर किया जा सके जो कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कहा जा रहा है कि $60 अरब की बरामदात से तरक्की के एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। इमरान खान साहब जो वहाँ पर सारी उन्होंने स्पीच भी की और बाकी जो सारे एग्जीमेंट्स भी हो रहे हैं, तो उसमें इन तमाम इशूज़ को हल करने की कोशिश की जा रही है। इन्वायरमेंटल चेंजेस के हवाले से भी बात की जा रही है, टेररिज्म पर भी फोकस किया जा रहा है और BRI के हवाले से भी खासतौर पर कोशिश ये की जा रही है कि ये तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से निगोशिएट किया जा सके ताकि पाकिस्तान इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। और पाकिस्तान और चाइना की जब हम बात करते हैं तो यकीनन बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और इससे बड़ी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची इस दोस्ती को कहा जाता है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि उभरती हुई एक मीशत और बहुत मजबूत मीशत अगर पाकिस्तान के साथ शराकतदारी के लेवल पर मौजूद है तो ये पाकिस्तान के लिए भी फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित होगा। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।